तो फिल्म की शुरुआत होती है 1939 में, जहां टेप रिकॉर्डर में हम एक बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची हाथ में क्रॉस लेकर आसमान की तरफ करती है, साथ साथ दुआ भी मांग रही थी। ऐसा होते ही वहां अंधेरे से रोशनी आ गई, क्योंकि पहले सूरज ग्रहण लगा हुआ था। अब क्योंकि उसकी दुआ कबूल हो गई थी, इसीलिए सब उसे अपने लिए मसीहा समझने लगे। वो उम्मीद भरी नजरों से बच्ची को देखते हुए उसके पास आकर जमा हो जाते हैं। उन सब ने भी अपने हाथों में क्रॉस पकड़े हुए थे। इसके बाद फिल्म की स्टोरी 10 साल के बाद की दिखाई गई। ये वक्त होता है 1949 का। हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम नार्सिसा होता है, जो सामान लेकर एक चर्च में आती है। उसने देखा कि चर्च पर बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। तभी यहाँ एक और नन सिस्टर आई, जो यहाँ की हेड नन थी। वो नार्सिसा को अंदर लेकर गई। बताती है कि जंग के बाद जब यहाँ शांति हुई तो तब तक चर्च के पुराने लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके थे। पुराने लोगों में अब बस मैं हूँ, एक सिस्टर और एक मदर सुपीरियर हैं। अब इस चर्च को गरीब बच्चों का स्कूल और हॉस्टल बना दिया गया है। गरीब लोगों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करते और रहते हैं। अब नार्सिसा मदर सुपीरियर से जाकर मिलती है, जो इस स्कूल और हॉस्टल को चला रही थी। नार्सिसा इस कमरे में उसी बच्चे की तस्वीर को देखती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि सिस्टर नार्सिसा ही थी। इनकी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि नार्सिसा यहाँ बच्चों को पढ़ाने आई है, क्योंकि हाल ही में एक सिस्टर स्कूल छोड़कर चली गई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो अचानक कहाँ चली गई। अब नार्सिसा को एक कमरा दिया गया जहाँ वो अपना सामान रखने लगती है, लेकिन उसका सूटकेस आगे नहीं जा रहा था। उसने जब चेक किया तो वहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर अंदर एक घर, एक सिस्टर की तस्वीर और एक कैंची थी। तस्वीर पर इस सिस्टर का नाम भी था, जो सुकुरू होता है। उसकी तस्वीर हाथ में लेकर नार्सिसा सिस्टर सुकुरू का नाम लेती है। ऐसे होते ही सामने पड़ी कुर्सी हिलने लगी, जो एक आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। तभी कोई बाहर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। हालांकि नार्सिसा दरवाजा खोलकर देखती भी है, लेकिन फिर वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उसे अपने कमरे के सामने वाली दीवार पर एक निशान बना दिखता है, जो पहले नहीं था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अपनी क्लास में आ जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो सबसे पहले अपने बारे में बताकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने लगी है। और अब जैसे नार्सिसा ने अपना नाम लिखा, सभी बच्चे अजीब तरह से डरने लगे, अपने मुंह ही मुंह में कुछ बोलने लगते हैं। एक बच्ची रोजा तो इतनी डर जाती है कि उसका टॉयलेट ही निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद नार्सिसा रोजा के पास आई, पूछती है कि जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा था तो तुम और सारे बच्चे क्यों डर रहे थे। लेकिन रोजा के कुछ भी बताने से पहले उसकी जुड़वा बहन रोजा को बोलने से मना करती है कि वो नार्सिसा को कुछ ना बताए। अब जब नार्सिसा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि दीवार पर बना वो निशान, जो मैंने पहले भी देखा था, वो अब थोड़ा और बढ़ गया है। रात में ही किसी ने वहाँ पर एक और लकीर खींच दी थी, लेकिन नार्सिसा अभी भी इस पर इतना ध्यान नहीं देती। बाद में मदर सुपीरियर उसे एक एल्बम दिखाती है, जिसमें उन सिस्टर्स और नन्स की भी तस्वीरें थी, जिन सब की यहाँ काम करते करते मौत हुई। एल्बम में एक तस्वीर गायब थी, जो देखकर नार्सिसा समझ जाती है कि गायब तस्वीर जरूर सिस्टर सुकुरू की ही होगी, जो उसे कमरे में मिली थी। वापस अपने कमरे में आकर सिस्टर सुकुरू की तस्वीर देखने लगती है। एक बार फिर कुर्सी हिलने लगी, जो आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। पहले की ही तरह फिर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वो कान लगाकर सुनती है, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे लगने लगा कि ये मेरे साथ मेरी किसी गलती की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए वो अपने आप को ही पीटने लगी, क्योंकि उनके रिलीजन यानी मजहब में ये माना जाता है कि अगर आप खुद को मार कर सजा देंगे तो ऐसे आपके किए हुए गुनाह धुल जाएंगे। अब हम सभी बच्चियों को देखते हैं जो साथ वाले कमरे में सो रही थी। एक बच्ची उठ जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रोजा को अपने साथ चलने का कहती है। अब हालांकि रोजा को बाहर से अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन वो फिर भी नजरअंदाज करके अपनी दोस्त के साथ वॉशरूम में आ जाती है। लेकिन यहाँ भी अजीब होने लगा। अचानक ही पानी वाला नल अपने आप ही खुल जाता है और अब बार टब भी भर गया। पानी भी जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन अचानक ही सारा पानी कहीं गायब हो गया। तब बार टब में रोजा को किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं। वो बालों को देख रही थी कि तब यहाँ उसे किसी और के होने का भी एहसास होता है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाती है। चीख की आवाज सुनकर यहाँ हेड नन आ जाती है। अब जो बच्चियां अंदर सो रही थी, उनमें से भी एक बच्ची चीखने लगती है। वो बताती है कि नींद में ही किसी लड़की ने मेरे बालों को काट दिया है, क्योंकि वहाँ कैंची भी पड़ी थी और उसके बाल भी गायब थे। अब क्योंकि इस बच्ची के ही बाल रोजा को बाथरूम में मिले थे, तो सबको लगता है कि बाल रोजा ने ही काटे हैं। हालांकि वो रो रो कर मना भी करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हेड नन तो उसे काफी मारती भी है। अगली सुबह नार्सिसा जब क्लास में आई तो उसने देखा कि आज रोजा क्लास में नहीं है। उसे ये पता चला कि हेड नन ने सजा के तौर पर एक सेल में बंद कर दिया है। नार्सिसा जब उससे मिलने सेल में गई तो रोजा उसे बताती है कि वो हरकत मैंने नहीं की थी। उस वक्त मैंने बाथरूम में किसी बच्चे की आत्मा को देखा था। वो सिर्फ मुझे ही नजर नहीं आई, बल्कि आपके आने से पहले भी कई सारे लोगों को आत्माओं की आवाजें आई और वो दिखाई भी दी। और तो और हम सब बच्चों ने दीवार पर वो निशान बना हुआ देखा था, जैसा आपके कमरे के सामने बना हुआ था। हमने जब ये
ये बात उस सिस्टर को बताई जिसकी जगह पर आप आई हो, तो उसने तस्वीर का एक पैर बनाकर उस नामुकम्मल तस्वीर को पूरा कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो हम सब बच्चियों को बता सके कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, जबकि आत्मा यहीं पर है। लेकिन जब उस सिस्टर ने तस्वीर को पूरा किया तो उसका नाम अपने आप ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, जिसके बाद वो गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है, जिनकी जगह पर फिर बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप आई। आगे रोजा बताती है कि आप जब पहले दिन क्लास में आई थी, जब अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी, तो यही वजह है कि सारे बच्चे डर रहे थे, क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया तो इसका मतलब है कि उसका मरना या गायब होना तय है। शाम के वक्त नार्सिसा जब वापस आई तो उसने देखा कि एक सिस्टर किचन में मोमो जैसी कोई डिश बना रही है। पूछने पर उस सिस्टर ने बताया कि ये कल सुबह बच्चों का नाश्ता है। वो नार्सिसा को भी एक मोमो खाने को देती है ताकि वो बता सके कि इसका जायका कैसा है। नार्सिसा वो खा तो लेती है, लेकिन उसका जायका काफी अजीब था और अब अचानक ही उसके मुंह से खून और वो चीज आने लगती है जो उसने खाई थी। पता चला कि वो मोमो नहीं बल्कि इंसानी आंखें हैं, जो देखकर नार्सिसा का दिल खराब हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगा और अब वो जैसे सामने देखती है, पता चला कि ये आंखें और किसी की नहीं बल्कि उस सिस्टर की थी, जो अब बिना आंखों के बहुत डरावनी लग रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर नार्सिसा बुरी तरह डर जाती है, जोर से चिल्लाने लगी। वो फिर भाग कर एक कमरे में आ गई जहाँ कोई उसका गला और पूरा जिस्म दबा कर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और कपड़े भी तंग होते जा रहे थे। बुरी तरह नार्सिसा को नोचने लगा, जिसके साथ ही नार्सिसा की आंख खुल गई। उसे ये देखकर सुकून का सांस आया कि ये मेरा बस बुरा सपना ही था। पर अब आंखें खोलने पर उसने देखा कि वो निशान अब और बड़ा हो गया है, जो शुरू से उसे दिखाई दे रहा था। निशान में मरने वाले इंसान के अब 2 हाथ और एक पैर भी होता है, और अब बस एक पैर ही बना रह गया था, जिससे ये तस्वीर पूरी हो जाएगी। फिर इस चीज को फिर से नजरअंदाज करके नार्सिसा बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे हल्का हल्का बोलते हुए डरने लगते हैं। रोजा तो इतना डर गई कि फौरन उठकर वहाँ से भाग जाती है। तभी नार्सिसा देखती है कि अब ब्लैक बोर्ड पर रोजा का ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ से सीधा रोजा के पास आई ताकि उसे संभाल सके। नार्सिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोते हुए रोजा उसे बताती है, एक बच्ची की आत्मा मुझे अब हर जगह दिखाई दे रही है। नार्सिसा को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तब वो रोजा का हाथ पकड़ के तस्वीर का आखिरी पैर बनाकर उस तस्वीर को पूरा कर देती है, ताकि पहले वाली सिस्टर की ही तरह उसे बता सके कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। लेकिन फिर अचानक रोजा फिर से डर गई। नार्सिसा को कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, लेकिन इस पर बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि डरावनी औरत थी। जैसे ही नार्सिसा उसे देखने के लिए मुड़ी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब वापस देखने पर रोजा गायब हो जाती है। नार्सिसा काफी घबरा गई। वो और रोजा की जुड़वा बहन हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। घबराहट में नार्सिसा हेडनन को भी बता देती है कि रोजा गायब हो गई है, लेकिन वो तो नार्सिसा को ही डांटने लगती है। वो उस पर काफी भड़की, ये स्कूल छोड़ जाने को कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे हेडनन ये नहीं चाहती कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है नार्सिसा उसके बारे में पता लगवाए। लेकिन नार्सिसा रोजा को ढूंढते हुए अब एक छोटे से कमरे में आ गई, पर वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाती, क्योंकि दरवाजा बंद करके कोई उसे यहाँ कैद कर देता है। तभी यहाँ पर उसे सामने कई सारी आंखें दिखाई देने लगती हैं और पीछे से ढेर सारे हाथ आकर नार्सिसा को पकड़ लेते हैं, उसे डराने और मारने की कोशिश करते हैं। नार्सिसा यहाँ जीसस का नाम लेकर भाग जाती है। तब उसे अपने सामने रोजा की लाश दिखाई देती है। वो काफी दुखी हो गई, जिसके बाद रोजा को दफनाने की तैयारी होने लगी। नार्सिसा काफी रो रही थी। फिर वो उदासी से ये चर्च स्कूल छोड़कर जाने लगती है। अब वो जैसे सूरज को देखती है, सूरज ग्रहण लगने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे उसके साथ बचपन में हुआ था। तब पहले ही की तरह एक बार फिर यहाँ अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ग्रहण हटा, तेज रोशनी आती है। लेकिन घुटनों के बल बैठकर वो फिर भी सूरज को देखती रही, एक मिनट के लिए भी आंखें नहीं हटाती, और इसी के साथ नार्सिसा की आंखें चली जाती हैं। यहीं पर वो अंधी हो गई थी, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद भी वो सब कुछ देख पा रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये वो वक्त था जब जंग छिड़ी हुई थी। नार्सिसा देखती है कि जंग के दौरान कुछ लुटेरे इस चर्च में घुस आए थे। एक लुटेरे ने बेचारी सिस्टर स्कूरो के साथ बहुत गलत कर दिया, जो देखकर नार्सिसा को इतना बुरा लगा कि वो चिल्लाने लगती है। चीख की आवाज सुनकर प्रेजेंट टाइम में सबको पता चल गया था कि नार्सिसा की आंखें चली गईं, इसलिए वो लोग उसे लाकर कमरे में लटा देते हैं। जिसके बाद नार्सिसा दोबारा से सिस्टर स्कूरो की तस्वीर को अपने हाथ में ले लेती है। एक बार फिर पास्ट के उस वक्त से जुड़ जाती है। देखने लगी कि स्कूरो के साथ जब लुटेरों ने गलत किया था उसके बाद क्या हुआ था। नार्सिसा देखती है कि उस हादसे के बाद सिस्टर स्कूरो की बेटी पैदा हो गई, पर चर्च की इज्जत ना चली जाए, इसलिए मदर सुपीरियर स्कूरो की बेटी को चर्च के अंदर ही पाल लेती है, कभी उसे बाहर जाने नहीं देती। अपनी यादों में नार्सिसा ये सब देख ही रही थी कि तभी प्रेजेंट टाइम में स्कूरो की आत्मा उसके सामने आ जाती है। अब तक नार्सिसा को भी पता चल गया था कि सिस्टर स्कूरो के साथ पास्ट में कितनी ज्यादती हुई है, इसलिए वो उस पर तरस खाकर सिस्टर स्कूरो का हाथ थाम लेती है
हाथ के पकड़ते ही नार्सिसा स्कूरो के साथ पास्ट में आ गई, जहाँ उसने देखा कि स्कूरो की बेटी बड़ी हो गई है। अब एक दिन उस बच्ची को तेज बुखार हो गया, लेकिन मदर सुपीरियर, हेड नन और दूसरी सिस्टर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती। उनकी सोच थी कि अगर वो चर्च से बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्ची सिस्टर स्कूरो और उस लुटेरे की है, तो चर्च की काफी बदनामी होगी। तो इसलिए वो लोग स्कूरो को एक कमरे में बंद करके उस बच्ची का बुखार खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो तेज ठंडे पानी से बार टब को भर कर बच्ची को उसमें लटाने की कोशिश करते हैं, पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए बच्ची हाथ पांव मारने लगती है। पर इसी बीच बच्ची का सर जोर से टकरा गया, खून निकलने लगता है। अचानक ही बच्ची ने हरकत करना बंद कर दी थी, यानी कि उन लोगों के हाथों बच्ची की जान चली गई। अपनी बेटी के मरने का जब स्कूरो को पता चला तो वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान खुद ही ले लेती है। और अब पास्ट में ये सब होते हुए देखकर नार्सिसा को बहुत बुरा लगा। वो उस कमरे को खोल देती है जहाँ उन तीनों ने सिस्टर स्कूरो को बंद करके रखा था। किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं। और अब जैसे कमरा खुला, यहाँ पर दो टाइमलाइन चलने लगते हैं और अब यहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कमरा खुलते ही पास्ट में जहाँ स्कूरो फांसी से लटकी हुई थी उसकी आँख खुल जाती है और अब उसकी लाश पास्ट में घूमने लगी, जबकि प्रेजेंट में उसकी आत्मा तीनों को डराने लगती है, यानी मदर सुपीरियर, हेड नन और सिस्टर को, जिनके हाथों उसकी बच्ची की मौत हुई थी। पास्ट में स्कूरो हेड नन का मुंह अजीब तरह से तोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ हेड नन के मरते ही प्रेजेंट में भी उसकी मौत हो जाती है। फिर पास्ट में स्कूरो मदर सुपीरियर के पास गई, वो उसका मुंह पकड़ के बार टब में डुबो देती है। ऐसे फिर मदर सुपीरियर की पास्ट में मौत होते ही प्रेजेंट में भी वो मारी जाती है और फिर स्कूरो तीसरी सिस्टर को भी मार देती है। अब इस तरह स्कूरो ने इन तीनों को मारकर अपनी बेटी का बदला ले लिया और जो बार बार नार्सिसा के कमरे में कुर्सी गिरा रही थी वो असल में स्कूरो ही उसे इशारा देने की कोशिश कर रही थी, जबकि रोजा को उसकी बेटी की आत्मा दिखाई दिया करती थी। स्कूल में पूरी तरह अमन शांति आ जाती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल ठीक हो गया था। ये स्कूल हर लिहाज से महफूज था, क्योंकि बदला पूरा होते ही इन्हीं मदर सुपीरियर और हेड नन के मरने के बाद किसी को ना तो वो निशान दिखा और ना ही स्कूरो और ना ही उसकी बेटी की आत्मा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है 40 साल के बाद, यानी 1991 में, जहाँ अब ये चर्च स्कूल काफी बड़ा और अच्छा बन गया था। यहाँ पर नए नए बच्चे आकर पढ़ा करते थे, जिसे अब नार्सिसा ही चला रही थी, जहाँ वो काफी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।